हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आइए कंटिन्यू करते हैं विद द सेम सीरीज ऑफ ज्योग्राफी। लास्ट 2 वीडियोस में हमने ये समझा था कि अर्थ का या फिर यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरह से हो रहा है। एक बार मैं आपको रिकैप करा देती हूँ, उसके बाद हम आगे समझते हैं। तो हम क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का मतलब ही होता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, तो अर्थ को डिस्क्राइब करने से पहले हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि क्रिएशन ऑफ द अर्थ किस तरह से हुआ है, अर्थ क्रिएट कैसे हुई है, अर्थ एग्जिस्टेंस में किस तरह से आई है। और अर्थ की एग्जिस्टेंस को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी जो अर्थ है वो यूनिवर्स का पार्ट है। यानी कि सबसे पहले हमें यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में समझना होगा कि आखिर हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया कैसे, और फिर इसी यूनिवर्स के अंदर हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ और उसी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है हमारी प्यारी अर्थ। तो अर्थ तक पहुंचने से पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरह से हुआ है। हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन को समझने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज में से कुछ थ्योरीज को अर्ली थ्योरीज कहा गया है और कुछ थ्योरीज को मॉडर्न थ्योरीज कहा गया है। अब ये अर्ली और मॉडर्न क्यों? क्योंकि कुछ थ्योरीज ऐसी थी जिनके बारे में कुछ फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना तो ठीक था, बहुत वाइबल था, बहुत रेशनल फैक्ट्स थे, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे भी थे जिनको एक्सेप्ट करना बहुत लॉजिकल नहीं था। तो कई क्रिटिक्स ने उन थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया, उनके ऊपर और ज़्यादा रिसर्चेस कंडक्ट की और ज़्यादा एग्जामिन किया और फिर नई नई थ्योरीज को प्रपाउंड करते चले गए। तो इसी तरह से हमने थ्योरीज को डिवाइड किया है अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज में। कुछ अर्ली थ्योरीज हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। आज हम मॉडर्न थ्योरी डिस्कस करेंगे और इस मॉडर्न थ्योरी को बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया जा चुका है फॉर टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो आज हम समझते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी क्या है और किस तरह से यह हमें यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में एक्सप्लेन करती है। सो ये जो बिग बैंग थ्योरी है, नाम से समझ में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा बैंग, कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। तो ऐसा ही कुछ हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन के बाद ही धीरे धीरे करके विद इन बिलियंस ऑफ ईयर्स क्या हुआ, धीरे धीरे करके हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ और इस यूनिवर्स के अंदर फॉर्म हुई हमारी सेलेस्टियल बॉडीज, हमारा सोलर सिस्टम और हमारी प्यारी अर्थ। तो इस थ्योरी को समझने के लिए हमें समझना होगा पहले कि इसको प्रपाउंड करने वाले कौन है। इस हाइपोथेसिस को लिखने वाले जो हैं वो है जॉर्ज लेमाइटर। और इस थ्योरी में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि शुरुआत में सबसे ज़्यादा बिगिनिंग में क्या हुआ था, जो भी मैटर है, जितना भी मैटर है, इट ऑल एग्जिस्टेड इन वन प्लेस। जितना भी मैटर है, जो कि आज हमारा यूनिवर्स बनता है जिन चीज़ों से, वो सब की सब पहले एक जगह, एक इंटैक्ट छोटे से एटम के अंदर जो है कन्फाइंड थी, पैक्ड थी, ठीक है। और उस छोटे से एटम का जो टेम्परेचर था वो अनइमेजिनेबली हाई था, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी उसकी, और उसका जो वॉल्यूम था यानी कि उसका जो साइज़ था वो बहुत छोटा था। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि किसी छोटे से कंटेनर में आप कितनी ही चीज़ें रख सकते हैं। जब उसके अंदर उन चीज़ों का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा जब वो बर्स्ट होगा या फिर जब वो टूट जाएगा। सेम ऐसा ही कुछ हुआ हमारे इस छोटे से एटम के साथ कि इस एटम का वॉल्यूम क्योंकि बहुत छोटा होने की वजह से जब धीरे धीरे इसमें टेम्परेचर और डेंसिटी बढ़ती चली गई तो एक समय ऐसा आया जब इसने एक्सप्लोड कर दिया, एक्सप्लोड आउट हुआ, और इसी एक्सप्लोजन को कहा गया द बिग बैंग थ्योरी और द बिग बैंग एक्सप्लोजन, ठीक है। अब क्या होने लगता है, और ये जो एक्सप्लोजन था, इस एक्सप्लोजन का समय है 13.7 बिलियन ईयर्स, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि इतने समय पहले ही ये एक्सप्लोजन जो है हुआ था। अब इस एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है, जैसे कि आप किसी पे फायर क्रैकर या किसी बॉम्ब को फटते हुए देखते हैं, तो जब वो बॉम्ब फटता है तो वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, जो कुछ भी उसके अंदर था वो सब कुछ रिलीज हो जाता है। सेम उसी तरह से इस एटम के अंदर जितना भी मटेरियल था, जो जितना भी मैटर था, वो मैटर रिलीज हुआ इस एक्सप्लोजन के साथ। और इसी एक्सप्लोजन में क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, तो उसी एनर्जी की वजह से क्या हुआ, उन सराउंडिंग्स जहाँ पर ये एक्सप्लोड आउट हुआ था, उन सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले इनिशियली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे करके ये टेम्परेचर नीचे भी आने लगा, यानी कि ये टेम्परेचर धीरे धीरे करके ये जो सराउंडिंग्स थी ये कूल डाउन होने लगी। कूल डाउन कैसे होने लगी, क्योंकि इस एनर्जी का कोई सोर्स नहीं था, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बैक टू बैक एनर्जी रिलीज करती रहती। टाइनी बॉल तो फट चुका है, एनर्जी तो रिलीज हो चुकी है, अब वो एनर्जी खत्म भी तो होगी, एक समय ऐसा भी तो आएगा जब वो कूल डाउन होगी। सिमिलरली वो एनर्जी धीरे धीरे करके कूल डाउन होने लगी और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा। अब इसी दौरान मीनवाइल क्या होता है, मीनवाइल ऐसा होता है कि वो जितना भी मटेरियल रिलीज हुआ था, जितना भी मैटर रिलीज हुआ था, वो मैटर हमारे यूनिवर्स में उस स्पेस में ऐसे ही घूमता रहा।
धीरे धीरे करके उस मैटर से क्रिएट हुए, या तो मैं ये सब कुछ रब कर देती हूँ, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बिग बैंग के आफ्टर मैथ्स को डिस्कस करते हैं कि बिग बैंग के बाद हुआ क्या, आखिर क्रिएशन कैसे हुआ। ये तो हमने समझा कि हमारा एटम जो था वो एक्सप्लोड आउट हो गया। अब इस एटम के एक्सप्लोड आउट होने की वजह के बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि इस एटम से रिलीज हुआ डस्ट, गैसेस, स्मॉल पार्टिकल्स और मैटर। ये सारी की सारी चीजें रिलीज हुई कहां से, इस एटम के एक्सप्लोजन के बाद। अब ये डस्ट, गैसेस वगैरह, इन डस्ट और गैसेस, ये डस्ट और गैसेस जब धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठी होने लगी तो इनका जो ग्रेविटेशनल पुल था, जो पार्टिकल्स का ग्रेविटेशनल पुल था, वो जब मास वहां पर क्रिएट हुआ, और जो ग्रेविटेशनल पुल था, थोड़ी सी फिजिक्स जरूरी है हमें ज्योग्राफी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल पुल किसी भी कोई भी चीज जिसका मास होता है, जिसमें मास होता है, उसका एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, और वो ग्रेविटेशनल पुल आसपास की चीजों को जोड़ करके रखता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, इसी तरह से जब ये डस्ट और जब ये गैसेस एक दूसरे के पास आने लगी, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक दूसरे की तरफ खींचने लगी, तो वहां पर क्या बनने लगे, कुछ क्लाउड्स बनने लगे। इन्हीं क्लाउड्स को कहा गया है नेब्यूला। ठीक है, तो यानी कि बिग बैंग के बाद क्लाउड्स बने। क्लाउड्स के अलावा और क्या बना, ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, ये जो डस्ट थी, ये डस्ट, यही डस्ट किस में कन्वर्ट होने लगी, धीरे धीरे करके पास आने लगी, चिपकने लगी, और चिपक करके कन्वर्ट हो गई किसमें, पेबल्स में, पत्थरों में। ठीक है, अब यही पत्थर फर्दर धीरे धीरे करके गैसेस की हेल्प से एक दूसरे से चिपकने लगे, और कुछ पत्थर जो है इसी तरह चिपकते चिपकते बहुत ह्यूज, आप कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, बहुत बड़े बड़े ह्यूज पेबल्स बन गए। इन्हीं ह्यूज पेबल्स को कहा गया है प्लेनेटेसिमल्स। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब एटम से ये सारी चीजें रिलीज हुई तो इनके रिलीज के बाद क्रिएशन हुआ किसका, एक तो क्लाउड्स का, और दूसरा क्रिएशन हुआ किसका, प्लेनेटेसिमल्स का। ये जो क्लाउड्स थे, इन्हीं क्लाउड से धीरे धीरे करके फॉर्मेशन हुआ किसका, स्टार्स का, और इन्हीं स्टार्स में से एक स्टार है हमारा सन, यानी कि बहुत सारे सन क्रिएट हुए। इसी वजह से हम कहते हैं कि यूनिवर्स में सिर्फ एक सोलर सिस्टम नहीं है, बहुत सारे सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, सन, और सन के अराउंड कुछ सेलेस्टियल बॉडीज या फिर प्लैनेट्स, है ना। तो क्योंकि एक सन तो नहीं बना, क्योंकि एक स्टार नहीं बना, बहुत सारे क्लाउड्स थे, बहुत सारे क्लाउड्स ने बहुत सारे स्टार्स को जन्म दिया, और इन्हीं बहुत सारे स्टार्स में कुछ क्या थे, कुछ सन थे, और इन सन्स के अराउंड जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज मूव कर रही थी उन्होंने फॉर्म किया सोलर सिस्टम को। इसका मतलब बहुत सारे सन हैं, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ही सोलर सिस्टम क्रिएट हुए होंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, इन क्लाउड से फॉर्मेशन हुआ सन का। इस सन के अराउंड ये जो सेलेस्टियल बॉडीज थी, जो प्लेनेटेसिमल्स थे, ये घूमने लगे, और इस तरह से क्रिएशन हुआ किसका, एक सोलर सिस्टम का। अब ये प्लेनेटेसिमल्स फर्दर किस तरह से प्लेनेट में कन्वर्ट हो गए, और इन प्लेनेट्स ने किस तरह से सोलर सिस्टम को फॉर्म कर दिया, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से अर्ली थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज, और मॉडर्न थ्योरीज में भी बिग बैंग थ्योरी के हेल्प से यूनिवर्स का क्रिएशन किस तरह से हुआ है, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है, क्योंकि सोलर सिस्टम, तो ये सोलर सिस्टम का क्रिएशन किस तरह से हुआ है, और इस सोलर सिस्टम के अलावा, सोलर सिस्टम तो है ही सन के अराउंड, लेकिन सन के अराउंड क्योंकि हमें पता है एस्टेरॉइड्स भी हैं, कॉमेट्स भी हैं, मिटियोर्स भी हैं, कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं, तो वो सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज का क्रिएशन किस तरह से हुआ है। और जब हम सोलर सिस्टम पर आ जाएंगे तो सोलर सिस्टम से हम बहुत इजीली समझ सकेंगे कि अर्थ किस तरह से वहां पर आई है, और फिर जाकर के हम समझेंगे अर्थ के बारे में, यानी कि रियल डिस्क्रिप्शन जो हम अर्थ का समझना शुरू करेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। आई होप आपको अभी तक का जो भी कंटेंट मैंने बताया है वो क्लियर है। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप फॉलो कीजिए, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।